यूक्रेन ने डोनेट्स्क इलाके से पुतिन की सेना को खदेड़ने के लिए वहां उसके कब्जे वाले इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल करने का दावा करने वाली रूसी फौज की नजर अब डोनेट्स्क पर टिक गई है, जिस पर पूरी तरह से कब्जे के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना किसी भी कीमत पर उसे इस मकसद में कामयाब नहीं होने देना चाहती, इसलिए उसने इस इलाके में रूसी सेना के कब्जे वाले शहरों पर बमबारी तेज कर दी, जिसके सबूत के तौर पर उसने एक वीडियो भी जारी किया। सामने आए इस वीडियो में यूक्रेन की सेना की बमबारी की वजह से हॉर्लिवका शहर की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगा दी गई। वहाँ से निकल रही आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दी। यूक्रेन ने दावा किया कि इस फैक्ट्री में रूस की सेना ने हथियारों का गोदाम बनाया था, जो पूरी तरह तबाह हो गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना ने अपने ही लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मार गिराया। बताया गया कि रूस का का-52 हेलीकॉप्टर खैरसोन में यूक्रेन पर हमले के लिए उड़ा था, लेकिन तभी उसने गलती से अपने ही सैनिकों पर बम बरसाने शुरू कर दिए, जिसके बाद रूसी सेना ने उसे ढेर कर दिया। बताया गया कि खैरसोन में रूस के 3 हेलीकॉप्टरों ने यूक्रेन की फौज पर हमले के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन गलती से उन्होंने अपने ही सैनिकों पर हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद जमीन पर मौजूद पुतिन के सैनिकों को लगा कि जो हेलीकॉप्टर उन पर हमले कर रहा है वो यूक्रेन का है, और उन्होंने उसे ढेर कर दिया। लेकिन बाद में पता लगा कि उन्होंने अपने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराया। खबर है कि जिस हेलीकॉप्टर को रूसी सेना ने ढेर किया वो लंबे समय से खैरसोन में यूक्रेन की सेना पर हमले कर रहा था। रूसी सेना ने अपने जिस का-52 हेलीकॉप्टर को गिराया उसकी कीमत $15 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 120 करोड़ रुपए थी। इससे पहले पिछले हफ्ते ही रूस के जवानों ने अपने ही सुखोई Su-34 लड़ाकू विमान को ढेर कर दिया था। इधर आरएसएस और वीएचपी के दफ्तर पर हमले की धमकी देने वाला पकड़ा गया। दिल्ली में एक आदमी पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी देने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के मुकरबा चौक के पास एक बाइक पर जा रहे आदमी का गला मांझे से कट गया, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सरकार ने राज्यसभा को जानकारी दी कि इस साल किसी भी कश्मीरी पंडित ने कश्मीर से पलायन नहीं किया। साथ ही ये भी बताया कि अभी घाटी में 6,500 से ज्यादा कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। उधर खबर है कि अमेरिका ने अपनी बास्केटबॉल प्लेयर ब्रिटनी ग्राइनर की रिहाई के लिए रूस के सामने बड़ी डील की पेशकश की है। हालांकि अमेरिका की ओर से इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि इस डील के तहत रूस को क्या मिलेगा। लेकिन ये पहला मौका है जब अमेरिकी सरकार ने सार्वजनिक तौर पर माना कि उसने ब्रिटनी ग्राइनर को छुड़वाने के लिए रूस से संपर्क किया, और कई दिन पहले इस मुद्दे पर रूस के सामने प्रस्ताव भी रखा जा चुका है। खुद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस प्रस्ताव पर आगे की चर्चा के लिए जल्द ही रूस के विदेश मंत्री से बात करेंगे, जो कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली बातचीत होगी। We put a substantial proposal on the table weeks ago to facilitate their release. ब्रिटनी ग्राइनर को रूस ने 17 फरवरी को मॉस्को एयरपोर्ट पर उस वक्त हिरासत में लिया था जब वो एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वहां पहुंची थी। उन पर गांजा रखने का आरोप लगा था, जिसके लिए रूसी कानून के मुताबिक उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। उधर यूक्रेन में चल रही जंग के बीच सीरिया में भी तनाव का माहौल बन गया। तनाव भी ऐसा जो सीरिया और तुर्की के बीच तलवारें खींचने की नई वजह बन सकता है। रूस और सीरिया की सेनाएं पिछले कुछ दिनों से सीरिया में अभ्यास कर रही हैं। इस अभ्यास में रूस और सीरिया की वायु सेनाएं शामिल रहीं। लेकिन यह मामला महज 2 देशों की सेनाओं के अभ्यास से कहीं ज्यादा है। माना जा रहा है कि इस अभ्यास का मकसद तुर्की और इजरायल को चेतावनी देना है। इस अभ्यास का वीडियो भी सीरिया की सेना की तरफ से जारी किया गया। वीडियो में दोनों सेनाओं के जवान एक साथ हवाई ऑपरेशन करते दिखे। दोनों देशों के सबसे आधुनिक विमानों को इस अभ्यास में शामिल किया गया। हजारों फीट की ऊंचाई से पैराट्रूपर छलांग लगाते भी देखे गए। इसके अलावा रात के वक्त नाइट विजन कैमरों और थर्मल इमेजिंग तकनीक के इस्तेमाल का भी अभ्यास किया गया। लेकिन यह साफ नहीं है कि दोनों देशों की सेनाओं का यह अभ्यास सीरिया के किस हिस्से में हुआ। इससे पहले दोनों देशों की नौसेनाएं भी एक साथ अभ्यास कर चुकी हैं, जबकि 1 महीना पहले सीरिया और रूस की वायु सेनाओं ने एक और अभ्यास किया था, जिसे अब सीधे सीधे तुर्की को चेतावनी माना जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो का सदस्य तुर्की लगातार रूस का विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ तुर्की ने सीरिया को हमले की चेतावनी तक दी। सीरिया और तुर्की पड़ोसी देश हैं और दोनों के बीच विवाद नया नहीं, बल्कि तुर्की और इजरायल के हमले तो लगातार सीरिया में आतंकियों के ठिकानों पर होना आम बात है। लेकिन इस बार तुर्की की योजना इससे बड़ी है। तुर्की दावा करता रहा है कि वो सीरिया से लगने वाली सीमा पर 30 किलोमीटर लंबा एक सिक्योरिटी जोन बनाना चाहता है।
ये सिक्योरिटी जोन बनाने की योजना तुर्की की सरकार दुनिया को बता भी चुकी है और ये कह चुकी है कि शरणार्थियों को बसाने के लिए ये सिक्योरिटी जोन बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि रूस और सीरिया की सेनाओं का एक साथ हो रहा अभ्यास तुर्की को सीधी चेतावनी है। तुर्की को सीधा जवाब है कि अगर सीरिया पर हमला हुआ तो जवाब रूस से मिलेगा। इसके अलावा यूक्रेन जंग पर चल रही खेमेबंदी भी इसकी बड़ी वजह है, क्योंकि सीरिया और रूस की दोस्ती ऐसी है जिस पर पूरे यूक्रेन युद्ध के दौरान आंच नहीं आई। सीरिया की मौजूदा सरकार पुतिन की समर्थक है। दूसरी तरफ तुर्की की भूमिका यूक्रेन की जंग में काफी अलग है। स्वीडन और फिनलैंड को नेटो की सदस्यता दिलाने के लिए भी तुर्की की भूमिका अहम साबित हो सकती है। माना जा रहा है कि पुतिन इस वक्त तुर्की पर दबाव बनाकर उसे झुकाना चाहते हैं, ऐसा मोलभाव करना चाहते हैं जिसके तहत वो फिनलैंड और स्वीडन की नेटो मेंबरशिप में अड़ंगा लगा दे। अगर वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो नेटो के साथ यूरोपियन यूनियन को भी कड़ा जवाब होगा। खास बात यह कि सीरिया और रूस की सेनाओं का एक साथ होने वाला अभ्यास यूक्रेन युद्ध से ठीक एक हफ्ता पहले शुरू हुआ था। मतलब ये कि जब रूस की फौज यूक्रेन में दाखिल भी नहीं हुई थी तभी पुतिन ने कूटनीतिक घेरेबंदी शुरू भी कर दी थी। पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। हर तरफ पानी का सैलाब है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहिस्तान जिले में दस्सू बांध के पास चीनी कैंप में बारिश ने जबरदस्त आफत मचाई है। तस्वीरें दस्सू बांध के पास चीनी शिविर की है। बाढ़ ने पूरे इलाके में तबाही मचाई है। अचानक से पानी के तेज बहाव में भारी पत्थर बहते दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही पानी का बहाव और तेज होता है, एक के बाद एक भारी संख्या में पत्थरों का आना जारी रहता है। कुछ पत्थर तो इनमें शिला के आकार के दिखाई दे रहे हैं। देखते ही देखते पानी पूरे इलाके में फैल गया और पानी के सैलाब के सामने जो भी आया वो उसे बहाकर अपने साथ ले गया। दरअसल कई दिनों से पाकिस्तान के कई शहरों में बाढ़ ने तबाही मचाई है, जिस वजह से पानी का सैलाब हर ओर दिखाई दे रहा है। उधर पाकिस्तान के कराची में बाढ़ और बारिश के बीच चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग सड़क पर तैरती मछलियों को पकड़ते नजर आए और इसके लिए वहां सड़क पर भीड़ जमा हो गई। बाढ़ की मार झेल रहे लोगों को जैसे ही सड़क पर मछलियां दिखी वो उन्हें पकड़ने के लिए टूट पड़े। जो वीडियो सामने आया उसमें मछलियों को पकड़ने वालों की भारी भीड़ दिखाई दी। लोग सड़क पर तैर रही मछलियों को पकड़कर पॉलिथीन में भरते नजर आए। देखते ही देखते सड़क पर मछलियों की ऐसी लूट मची कि कुछ देर में ही वहां मछलियां खत्म हो गई। सड़क पर तैर रही मछलियों को पकड़ने के बाद कई लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो मछलियों से भरी पॉलिथीन को दिखाकर अपनी खुशी जाहिर करते नजर आए। लेकिन ये वीडियो कराची के सिर्फ एक इलाके का था। जोरदार बारिश के बाद कराची शहर के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और कुछ जगहों पर तो इतना पानी भर गया कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियां आधी से ज्यादा डूब गईं। वहां घरों और दुकानों के बाहर ऐसा सैलाब नजर आया जिसमें कुछ भी समा जाए। कराची शहर के अलग अलग इलाकों से बाढ़ और बारिश की सामने आई तस्वीरों को देखकर वहां की लोगों की मुसीबत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाढ़ के बाद सैकड़ों लोगों के घरों में इतना पानी भर गया कि उन्हें उसे निकालने के लिए घंटों मेहनत करनी पड़ी। आरोप है कि बाढ़ की मार झेल रहे लोगों को सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही है। हुकूमत का नुमाइंदा कोई भी नहीं आता, कुछ भी करने, कुछ भी नहीं, पर ऐसे ही डूबे होते हैं, खुद ही निकालते हैं पानी तो निकल जाता है। फिर कराची शहर के कई हिस्सों में लोग जरूरी चीजें लेने के लिए जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते दिखाई दिए, जबकि कुछ जगहों पर तो जुगाड़ की नाव तैरती दिखी। जानकारी के मुताबिक पिछले एक महीने में पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में हुई बारिश के बाद आई बाढ़ से करीब 10,000 घरों को नुकसान पहुंच चुका है, जबकि 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के कई देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बचाने के लिए सामने आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान को संकट से बाहर निकालने के लिए 30 साल में 13वीं बार भारी भरकम पैसा देने जा रहा है, ताकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म न हो और पाकिस्तान जिस आर्थिक भंवर में फंसा है उससे वो बाहर आ जाए। मतलब ये कि पाकिस्तान को एक बार फिर से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जबकि आर्थिक संकट में घिरे श्रीलंका को सबने अकेला छोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है कि वो हर बार कंगाल होने के बावजूद खुद को बचा लेता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि संकट की घड़ी में पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब और UAE जैसे मुस्लिम राष्ट्र खड़े हो जाते हैं, जबकि चीन ने वहां इतना निवेश कर रखा है कि उसे हर हाल में पाकिस्तान का ही साथ देना पड़ता है। हालांकि इसके पीछे चीन का अपना हित है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में चीन भारी भरकम रकम खर्च कर चुका है। भारत को घेरने के लिए भी उसे पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर वो कंगाल हुआ तो चीन के करोड़ों डॉलर तो डूबेंगे ही, भारत के खिलाफ उसकी रणनीति को भी तगड़ा झटका लगेगा। इसके अलावा सऊदी अरब और UAE के साथ अमेरिका का समर्थन भी उसे मिलता रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान हमेशा से मुस्लिम कार्ड खेलने में भी माहिर रहा है। मतलब पाकिस्तान किसी न किसी तरह मुस्लिम बिरादरी की बात कर मुस्लिम देशों से कर्ज लेने में कामयाब हो जाता है।
यही वजह है कि इमरान खान के राज में जब संकट आया था तो वो यही कार्ड खेलकर सऊदी अरब और यूएई से भारी भरकम कर्ज लेने में कामयाब रहे थे। डीजीसीए ने स्पाइस जेट को झटका दिया। डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट पर बड़ी कार्रवाई की और उसके विमानों में तकनीकी खराबी के बढ़ते मामलों के बाद उसकी 50% उड़ानों पर अगले 8 हफ्तों तक रोक लगा दी। हालांकि कंपनी ने साफ किया कि टिकट बुक करवा चुके यात्रियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गृह मंत्रालय ने बताया कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में 25,000 से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन्होंने बीमा पॉलिसियों के पैसे के नाम पर 500 से ज्यादा लोगों से ठगी की। उत्तराखंड के चमोली में शिक्षा विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसके चलते छात्र खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। दरअसल चमोली जिले के दशोली ब्लॉक का प्राथमिक विद्यालय शासन प्रशासन की लापरवाही का शिकार है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्कूल के कमरों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। कमरे का फर्श टूटा है, दीवारों का प्लास्टर झड़ रहा है, दरवाजों की चौखट भी टूटी है। छात्रों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी होती है बरसात के मौसम में। छात्र खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर रहते हैं। किया भी क्या जाए, अच्छी शिक्षा देने का दम भरने वाले सरकारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग के नुमाइंदे आंख बंद किए बैठे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आम के बगीचे में देसी बम मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि बगीचे से कुल 21 देसी बमों को बरामद किया गया, जिन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर नष्ट कर दिया गया। जो वीडियो सामने आया उसमें बमों को डिफ्यूज करने के लिए बम निरोधक दस्ता तैयारी करता दिखाई दिया। तैयारी होने के बाद एक जवान उन बमों को एक जगह इकट्ठा कर उन्हें तार से बांधता नजर आया। अधिकारी का आदेश मिलने के बाद उसने सभी बमों को नष्ट कर दिया, जिससे वहां जोरदार धमाका हुआ। 2, 1 ये विस्फोट इतना जोरदार था कि उसे देखने के लिए वहां पहुंचे लोग सहम उठे, जिसके काफी देर बाद तक भी वहां धुएं का गुबार उठता रहा। अक्सर आपने हाथियों के रोड में आने की घटनाएं सुनी होंगी। ऐसा ही कुछ वाकया हुआ कालाढूंगी नैनीताल रोड पर। हाथियों का एक झुंड जंगल से निकलकर रोड पर आ गया। फिर क्या था, लोगों की सांसें अटक गईं। दरअसल रोज की तरह लोग रोड पर बेखौफ चल रहे थे। अचानक घने जंगल को चीरते हुए हाथियों का एक झुंड हुंकार भरता रोड पार करने लगा। एक नहीं, 2 नहीं, कई हाथी जंगल के एक छोर से दूसरे छोर पर जाते नजर आए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर ट्रैफिक जैम रहा। तस्वीरें कालाढूंगी से नैनीताल रोड की है। जैसे ही हाथी झाड़ियों को साइड करते हुए रोड पर दाखिल हुए, लोगों की सांसें अटक गईं। पहले कुछ लोगों ने शुरुआत में हॉर्न बजाकर और हल्ला कर हाथियों को सड़क से दूर करने की कोशिश की, लेकिन गजराजों का मोड़ देख लोगों ने शांत होने में ही भलाई समझी। तकरीबन आधे घंटे बाद छोटे बड़े 13 हाथी रोड को छोड़ जंगल की ओर चले गए। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। उधर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध शराब को नष्ट कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें हजारों शराब की बोतलों पर रोड रोलर चलता नजर आया। रोलर ने देखते चंद मिनटों में शराब की बोतलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। बताया गया कि पुलिस ने शराब की इन बोतलों को अलग अलग जगहों से छापेमारी कर जब्त किया था, जिनकी कीमत लाखों में थी। तादाद में हमला करने वाले स्वॉर्म ड्रोन की ताकत का प्रदर्शन किया था, जिसका जवाब भारत ने अगले साल यानी 2021 में दिया था और दिल्ली में हुई सेना दिवस की भी। मथुरा में हुई मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई। शहर के सड़कें पानी से लबालब भर गई और पानी के इस सैलाब में कई वाहन डूब गए। कान्हा की नगरी मथुरा में हुई तेज बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई। पूरा शहर पानी पानी हो गया। बारिश से लोगों को जहां उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं देर रात तक मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। शहर के सभी रास्तों में पानी भर गया। लोग कई जगहों पर काफी देर तक फंसे रहे। कई वाहन पानी में फंसने की वजह से बंद हो गए, जिन्हें धक्का देकर बाहर निकालना पड़ा। अब ये तस्वीर देखिए, एक बस और ट्रैक्टर पानी में आधे से ज्यादा डूबने की वजह से बंद हो गए। गनीमत रही कि बस में कोई सवारी नहीं थी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों को घर जाने के लिए 3 घंटों से ज्यादा तक पानी निकलने का इंतजार करना पड़ा, लेकिन आधे घंटे की पहली बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। जगह जगह पानी से हुए जलभराव से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं जलभराव के चलते शहर के कई हिस्सों की लाइट भी गुल रही, जिसकी वजह से लोग और परेशान होते हुए नजर आए और प्रशासनिक तंत्र को कोसते दिखे।
इधर राजस्थान सरकार में मंत्री शांति धारीवाल की बैठक में कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने जोरदार हंगामा किया। असल में जयपुर के कांग्रेस दफ्तर में जारी बैठक में भीलवाड़ा के पार्षद शिकायत लेके पहुंचे थे, जो अपने इलाके के नगर पालिका के अध्यक्ष से खासे नाराज थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यक्ष की कई बार शिकायत करने के बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने मंत्री के दफ्तर पर हल्ला बोल दिया। हालांकि वहां मचे हंगामे को शांत कराने के लिए राज्य सरकार में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने उन्हें अलग से बिठाकर समझाना चाहा, लेकिन गुस्से से तमतमाए पार्षदों ने किसी की नहीं सुनी और काफी देर तक हंगामा जारी रखा। राजस्थान के जोधपुर में बारिश आफत बनी हुई है। लगातार बारिश ने कई इलाकों के हालात और भी बदतर कर दिए हैं। जोधपुर के लोहावत इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उससे लोग दहशत में हैं। जोधपुर के कई इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। जिले के लोहावत कस्बे में खौफनाक तस्वीर सामने आई। यहाँ तेज बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। नदी और बरसाती नाले उफान पर हैं। लोहावत समेत आसपास के 3 जगहों से रेल की पटरी के नीचे से गिट्टी निकल गई, जिसे देख लगता है कि यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जोधपुर रेलवे स्टेशन, पूरा यार्ड, रायकाबाग यार्ड वाटरलॉक्ड हो गया था। ट्रैक के ऊपर से पानी बह रहा था। इसकी पेरेनियल प्रॉब्लम है क्योंकि जोधपुर स्टेशन रायकाबाग लो लाइन में स्टेटेड है। सिटी का सारा पानी आ जाता है। कई जगहों पर जलभराव के चलते हालात और भी खराब हो गए हैं। जोधपुर और रायकाबाग रेलवे स्टेशन पर भी भारी जलभराव हुआ है। ट्रैक के दोनों ओर पानी आ जाने से काफी दिक्कत हो रही है। पटरियों के नीचे और ऊपर भी पानी बह रहा है। हालांकि रेलवे की कई टीमें मौके पर भेज दी गई हैं। इस बीच दिल्ली में चाइनीज मांझों पर पुलिस सख्ती करेगी। दिल्ली में चाइनीज मांझों से हो रहे हादसों के बाद पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी तेज कर दी और साफ किया कि बैन के बावजूद ऐसे मांझों को बेचने और खरीदने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। 1 लाख रुपए तक का फाइन और 5 साल तक की सजा है। रतन टाटा ने महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे से मुंबई में उनके आवास पर मुलाकात की। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में शतक लगाने वाले शिखर धवन रैंकिंग में एक पायदान ऊपर 13वें नंबर पर पहुंच गए, जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक पायदान का नुकसान हुआ। कोहली 5वें और रोहित 6ठे नंबर पर खिसक गए। इधर हिमाचल प्रदेश के शिमला से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक कई गाड़ियों को रौंदता दिखाई दिया। इस हादसे में 13 लोग बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह घटना 25 जुलाई की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। उस वीडियो में एक बेकाबू ट्रक कई गाड़ियों को सामने से टक्कर मारता नजर आया। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कई गाड़ियां सड़क पर एक कतार में धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दी। जैसे ही सफेद रंग की कार आगे बढ़ी, सामने से आ रहा एक बेकाबू ट्रक उसके पीछे खड़ी गाड़ियों को रौंदता चला गया। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी जद में आकर गाड़ियां दीवार तोड़कर फल मंडी में जा गिरी। इस घटना को देख वहां हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वहां मौजूद लोगों ने गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया कि ब्रेक फेल होने से सेब से लदा ट्रक बेकाबू होकर गाड़ियों से टकरा गया था। उधर उत्तर प्रदेश के बागपत से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक सांड एक आदमी को जोरदार टक्कर मारता दिखाई दिया। यह पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें सांड एक आदमी को जमीन पर जोर से पटकता नजर आया। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई, उसमें एक आदमी सड़क पार करता दिखाई दिया। तभी पीछे खड़े सांड ने उसे अपने सींग से उठाकर सड़क पर पटक दिया। यह हमला इतना जोरदार था कि वो आदमी उड़कर काफी दूर जा गिरा। सांड आदमी पर फिर से हमला करने की फिराक में था, लेकिन वो वक्त रहते वहां से उठकर भाग गया। उधर इराक में उसके पड़ोसी ईरान के समर्थन वाले नेता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध तेज हो गया और इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने संसद भवन पर धावा बोल दिया। और देखते ही देखते वो संसद भवन के अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने वहां बवाल मचाना शुरू कर दिया। इससे पहले प्रदर्शन में शामिल लोग ईरान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए संसद भवन के बाहर पहुंचे। हालांकि वहां बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी भी खड़े दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने प्रदर्शनकारियों को संसद के अंदर जाने से रोकने की कोशिश तक नहीं की, जिससे प्रदर्शन कर रहे लोगों का हौसला बढ़ गया और वो इराक के झंडे लहराते हुए संसद भवन के अंदर घुस गए। इसके बाद कुछ लोग वहां लगी मेज और कुर्सियों पर चढ़े नजर आए, जबकि कुछ लोग सांसदों की कुर्सियों पर बैठे दिखे। असल में वहां ईरान के समर्थन वाली पार्टियों के गठबंधन कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ब्लॉक ने पिछले दिनों मोहम्मद अल सुडानी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद ईरान विरोधी पार्टियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए।
इस बीच कहा जा रहा है कि चीन के चक्कर में दुनिया एक बार फिर खतरे में पड़ सकती है। 3 दिन पहले चीन ने अंतरिक्ष में 21 टन का एक रॉकेट लॉन्च किया था, जिसके अगले हफ्ते की शुरुआत में धरती पर गिरने की आशंका जताई गई। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को शक है कि बीते 2 बार की तरह इस बार भी चीन का ये रॉकेट बेकाबू होकर गिर जाएगा, लेकिन संभावना है कि इस बार तबाही की तस्वीरें भयानक होंगी, क्योंकि अंतरिक्ष में चीन ने अपने जिस लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को भेजा है उसका वजन 21 टन बताया गया है। ऐसे में अगर इतने बड़े और भारी भरकम रॉकेट का थोड़ा सा भी हिस्सा धरती पर गिरता है तो भारी तबाही मच सकती है, जिस वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस मामले में चीन का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खतरनाक रहा है। इसलिए दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद वैज्ञानिक चिंता में हैं कि कहीं ये रॉकेट फिर से धरती पर न गिर जाए। इस बार इस रॉकेट के जरिए चीन ने अंतरिक्ष में बन रहे अपने नए स्पेस स्टेशन का हिस्सा भेजा है। अगर ये रॉकेट सही सलामत वहां पहुंच गया तो चीन के स्पेस स्टेशन के निर्माण के काम को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। हालांकि पिछले साल फरवरी में भी चीन ने एक ऐसा ही रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा था, लेकिन वो भारत के आसमान में जलने के बाद मालदीव के पास हिंद महासागर में गिर गया था। बताया गया कि वो पृथ्वी पर गिरने वाला अब तक का सबसे विशाल अंतरिक्ष मलबा था। और इस तरह की घटनाएं चीन के रॉकेट के साथ पहले भी कई बार हो चुकी है। वो तो गनीमत थी कि पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने के बाद जब हिंद महासागर में रॉकेट का बचा हुआ हिस्सा गिरा तब कोई भारी नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इस बार अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि ये रॉकेट अभी तक डी ऑर्बिट नहीं हुआ है। इसी वजह से आशंका बनी हुई है कि वो पृथ्वी पर वापस गिर सकता है। अगर पृथ्वी के वायुमंडल से चीन का ये रॉकेट बाहर नहीं जा पाता तो वो हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धरती से टकराएगा। हालांकि इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है। चीन आने वाले दशकों में चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक पहुंचने की योजना पर काम कर रहा है। इसलिए वो ऐसा स्पेस स्टेशन तैयार करना चाहता है जो उसके वैज्ञानिकों को शोध का एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे सके। उधर यूक्रेन ने रूसी सेना पर पलटवार तेज कर दिया, जिसके लिए उसने घातक मिसाइल सिस्टम तोचका यू का इस्तेमाल किया और सबूत के तौर पर उसकी तरफ से इन हमलों का एक वीडियो भी जारी किया। हालांकि यूक्रेन ने यह नहीं बताया कि ये हमले किस जगह किए गए, लेकिन हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें एक सुनसान जगह पर यूक्रेन की सेना के तबाही मचाने वाले मिसाइल सिस्टम तोचका यू हमले के लिए तैयार होते दिखाई दिए। और जैसे ही इनसे मिसाइल दागने का सिलसिला शुरू हुआ, पूरे इलाके में धुएं का खौफनाक गुबार फैल गया। यूक्रेन ने इन हमलों में रूसी सेना के कई अहम ठिकाने और हथियारों के बड़े गोदाम तबाह करने का दावा किया। और इस बार पुतिन की फौज के खिलाफ यूक्रेन ने जिस तोचका यू मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया उसकी मदद से 120 किलोमीटर दूर से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। और ये मिसाइल सिस्टम महज 20 मिनट के अंदर हमले के लिए तैयार हो जाता है। इसकी मदद से दागी जाने वाली एक मिसाइल की लंबाई करीब 6.5 मीटर और वजन 2000 किलो होता है। और ये मिसाइल अपने साथ करीब 500 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भरती है। अक्सर आपने हाथियों के रोड में आने की घटनाएं सुनी होंगी। ऐसा ही कुछ वाकया हुआ कालाढूंगी नैनीताल रोड पर। हाथियों का एक झुंड जंगल से निकलकर रोड पर आ गया। फिर क्या था, लोगों की सांसें अटक गईं। दरअसल रोज की तरह लोग रोड पर बेखौफ चल रहे थे। अचानक घने जंगल को चीरते हुए हाथियों का एक झुंड हुंकार भरता रोड पार करने लगा। एक नहीं, दो नहीं, कई हाथी जंगल के एक छोर से दूसरे छोर पर जाते नजर आए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर ट्रैफिक जाम रहा। तस्वीरें कालाढूंगी से नैनीताल रोड की है। जैसे ही हाथी झाड़ियों को साइड करते हुए रोड पर दाखिल हुए, लोगों की सांसें अटक गईं। पहले कुछ लोगों ने शुरुआत में हॉर्न बजाकर और हल्ला कर हाथियों को सड़क से दूर करने की कोशिश की, लेकिन गजराजों का मोड़ देख लोगों ने शांत होने में ही भलाई समझी। तकरीबन आधे घंटे बाद छोटे बड़े 13 हाथी रोड को छोड़ जंगल की ओर चले गए। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बीएसएनएल को उबारने के लिए सरकार ने पैकेज को हरी झंडी दे दी। केंद्रीय कैबिनेट ने आर्थिक संकट से जूझ रहे बीएसएनएल को उबारने के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी दे दी। इसके जरिए देश के कई गांवों तक 4G सेवा पहुंचाई जाएगी। 25,000 गांव तक दूरसंचार सेवाएं पहुंचे, 4G टेलीकॉम सर्विसेज पहुंचे। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने शादी के नाम पर लड़कियों को बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया और 6 आरोपियों को पकड़ लिया। चेन्नई में सुबह से 44वें शतरंज ओलंपियाड की शुरुआत होगी, जिसमें ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा और डी गुकेश समेत कई खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पंजाब के मोगा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक लड़की की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वो लड़की सड़क पार कर रही थी। तभी उस कार ने लड़की को टक्कर मार दी, जिससे वो बीच सड़क पर उछलकर दूर जा गिरी। इसके बाद वो कार आगे जाकर उस जगह पर रुक गई जहां वो लड़की गिरी थी। तब तक उस लड़की के घर वाले भी वहां पहुंच गए।
इस बीच कार चला रहा आदमी भी उसका हाल जानने के लिए बाहर निकल आया, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि उस लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में पुलिस वहां पहुंची और उस कार के साथ ड्राइवर को भी थाने ले गई। वहीं लड़की की मौत के बाद उसके घर वालों का बुरा हाल हो गया। उन्होंने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने का आरोप लगाकर ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस इस हादसे की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है, जिसके चलते कई रास्तों से लोगों का संपर्क टूट गया है। कई घंटों तक लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। कुछ जगहों पर नदी का पानी पुल के ऊपर से भी बहता दिखाई दिया, जिसकी वजह से कई इलाकों में खतरा बढ़ गया। शिवरामपुर चौकी क्षेत्र के भैंसोधा संपर्क मार्ग पर भी पानी आ गया। इसी के रास्ते में बने थोथी चेक डैम पानी के तेज बहाव के कारण बह गया। लोग जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से गुजर रहे हैं। पानी के तेज बहाव में कई जगहों पर सड़कें धंस गई, जिसकी वजह से कई गाँव का संपर्क टूट गया। ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अचानक मौसम बदल गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश के बाद एक बाइक पानी में बह गई। कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद हरिद्वार प्रशासन ने वहां गंगा घाटों की सफाई का अभियान शुरू कर दिया। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस ने एक रेप के आरोपी को मुठभेड़ में घायल करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के नासिक में एक कार के पलटने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच फिलीपींस के अलग अलग हिस्सों में आए जोरदार भूकंप की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता वाले भूकंप से लोग सहम गए, जिसका असर पार्क में खड़े लोगों पर भी दिखा। जिस समय भूकंप आया, पार्क में लगी एक मीनार टूटती दिखी, जिसके बाद वहां मौजूद लोग जान बचाकर भागते नजर आए। फिलीपींस के एब्रा शहर में भी भूकंप ने जमकर तबाही मचाई। भूकंप के झटके इतने जोरदार थे कि स्विमिंग पूल का पानी बाहर निकलता नजर आया। यही नहीं, तेज भूकंप की वजह से वहां कई इमारतें बर्बाद हो गईं, जबकि कुछ घरों की दीवारों में दरार तक आ गई। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें विगन सिटी से भी सामने आई, जहां भूकंप से कई घरों को नुकसान पहुंचा। भूकंप के तेज झटकों के बाद एक चर्च के बाहर का हिस्सा भी टूटा दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक फिलीपींस के अलग अलग हिस्सों में भूकंप की चपेट में आने से करीब 90 लोग घायल हो गए। बस्ती में स्वास्थ्य विभाग का लापरवाही भरा मामला सामने आया है। समय पर एम्बुलेंस न मिलने की वजह से गर्भवती महिला ने ठेले पर बच्चे को जन्म दिया। कप्तानगंज इलाके में रहने वाली एक गर्भवती महिला के परिजनों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने पर मुश्किल बढ़ गई और परिजनों को मुश्किल हालातों में गर्भवती महिला की डिलीवरी एक ठेले पर ही करानी पड़ी, जिससे महिला को ठेले पर अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा। आरोप है कि 1 घंटे तक 102 नंबर पर फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, तो परिजन गर्भवती महिला को ठेले पर लेकर अस्पताल की तरफ निकले और रास्ते में ही महिला ने ठेले पर बच्चे को जन्म दे दिया। 1 घंटा हो के फोन किए, अभी तक के दिखाया नहीं पड़ा। तड़प लग के लड़का पैदा हुआ रास्ते में। बताया जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस खड़ी रहती है और यहां से कुछ ही दूरी पर महिला का घर था, लेकिन फिर भी एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। बच्चे का जन्म होने के बाद जब परिजन दोनों को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचे, तब भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आधा दर्जन एम्बुलेंस खड़ी थी। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। वहां बिजली विभाग ने एक शख्स को 3,400 करोड़ रुपए का बिजली बिल थमा दिया। और इतना भारी भरकम बिल देखते ही घर में मौजूद लोगों के हाथ पैर फूल गए। जैसे ही संजीव कनकने की पत्नी प्रियंका ने बिल देखा, उनकी हालत खराब हो गई, जिसके बाद उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो वो घबरा गई और अचानक से उनका थोड़ा सा बीपी हाई हो गया। हालांकि मामले के तूल पकड़ते ही मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी हरकत में आ गए, जिसके बाद आरोपी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। काल सुधारा गया, ये भी तो आप देखिए, कार्रवाई भी की जा रही है, और क्या चाहिए। बिजली विभाग ने सफाई देते हुए कहा कि उनके कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से बिल की रकम अरबों में पहुंच गई। हालांकि बाद में उसे सुधार कर खपत के हिसाब से 1,300 रुपए का बिजली बिल उन्हें सौंप दिया गया। इधर मनी लॉन्ड्रिंग कानून में कोई बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में किसी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया। इससे पहले 250 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल कर इस कानून को चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होने वाली गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाए गए थे। दिल्ली पुलिस ने साकेत इलाके में 1 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आईसीसी ने ऐलान किया कि 2025 में होने वाले वनडे महिला विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। दिल्ली में बीच सड़क पर एक चलती कार अचानक धू-धू कर जलने लगी। आग इतनी भयानक थी कि काबू करने के लिए 2 दमकल गाड़ियां बुलानी पड़ी।
कार में अचानक लगी आग से अफरा तफरी का माहौल हो गया। हादसा दिल्ली के रोहिणी इलाके में हुआ। चलती कार में पहले धुआं उठा और फिर आग की लपटें उठने लगी, जिसे देख कार सवार ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। इसके बाद आग विकराल हो गई और देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। रोहिणी के G3S सिनेमा के पास कार में लगी भीषण आग देख ट्रैफिक रुक गया और लोगों ने मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने कार में लगी आग पर काबू पाया। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। कार में आग किन कारणों से लगी, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। इधर हिमाचल प्रदेश के शिमला से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक कई गाड़ियों को रौंदता दिखाई दिया। इस हादसे में 13 लोग बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह घटना 25 जुलाई की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। उस वीडियो में एक बेकाबू ट्रक कई गाड़ियों को सामने से टक्कर मारता नजर आया। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कई गाड़ियां सड़क पर एक कतार में धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दी। जैसे ही सफेद रंग की कार आगे बढ़ी, सामने से आ रहा एक बेकाबू ट्रक उसके पीछे खड़ी गाड़ियों को रौंदता चला गया। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी जद में आकर गाड़ियां दीवार तोड़कर फल मंडी में जा गिरी। इस घटना को देख वहां हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वहां मौजूद लोगों ने गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया कि ब्रेक फेल होने से सेब से लदा ट्रक बेकाबू होकर गाड़ियों से टकरा गया था। दिल्ली पुलिस के एक एएसआई का रुपए लेते वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि एएसआई ने लोगों से काम कराने के नाम पर पैसे लिए हैं। वीडियो में दिल्ली पुलिस का एएसआई वेद प्रकाश एक व्यक्ति से रुपए लेता दिखाई दे रहा है। एएसआई के हाथ में एक लाल रंग का रजिस्टर भी दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ कागजात लेकर एएसआई इलाके के कुछ लोगों के पास पहुंचा था। वीडियो में रिकॉर्ड बातचीत से लग रहा है कि एएसआई ने वीडियो में दिख रही महिला के बेटे का कोई काम कराने के लिए पैसे लिए हैं। वीडियो दिल्ली के मयूर विहार इलाके के चिल्ला यमुना खादर का बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। देख ही रहे हैं हम तो, हमने कौन सा यहाँ कर्ज दे रखा, ना यू करता, ना तुम्हें भागा दौड़ी होती, ना रुपए लेते हुए एएसआई का वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की डीसीपी ईस्ट प्रियंका कश्यप ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए एएसआई वेद प्रकाश को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही आरोपी एएसआई के खिलाफ जांच के भी आदेश दिए हैं।